ये कहानी शुरू होती है एडन से, जो अपने अपार्टमेंट में बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो कैमरा की तरफ देखकर कहता है, ये ग्लोबल क्राइसिस का 42वां दिन है। उसका चेहरा थका हुआ और बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है कि उसने हर पॉसिबल तरीका ट्राई किया, लेकिन अब इस तरह जीना उसके लिए मुश्किल हो चुका है। वीडियो के एंड में वो सब लोगों से माफी मांगता है जो इसे देख रहे हों, और फिर चेयर पर चढ़कर अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर लेता है। इस पॉइंट पर कहानी कुछ हफ्तों पहले चली जाती है, जहाँ कुछ दिन पहले एडन अपने अपार्टमेंट में एक मिस्टीरियस औरत के साथ था। सुबह जब वो जागता है तो वो औरत चुपचाप जा चुकी होती है। एडन कंफ्यूज हो जाता है। उसे याद भी नहीं होता कि रात को उसके साथ वो औरत कौन थी। वो उठकर अपार्टमेंट में घूम रहा होता है, तभी बिल्डिंग के हॉलवे से तेज चीखें सुनाई देती हैं। एडन उन्हें इग्नोर करता है और टीवी ऑन करता है। हर चैनल पर सिर्फ इमरजेंसी अलर्ट्स चल रहे होते हैं। तभी बाहर से एक बड़ा हंगामा सुनाई देता है। एडन बालकनी में जाकर नीचे देखता है। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर पास की बिल्डिंग में क्रैश हो जाता है। कुछ ही पल बाद वो देखता है कि उसके कॉन्डोमिनियम के अंदर दर्जनों लोग घबराकर भाग रहे हैं। उसी भीड़ में एडन की नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है, जो अकेली और डरी हुई लग रही होती है। एडन जोर से चिल्लाता है, शांत रहो, मैं किसी को बुला देता हूँ। लेकिन अगले ही पल वो लड़की अचानक लोगों पर हमला कर देती है। ये देखकर एडन बिल्कुल शॉक हो जाता है और तुरंत अंदर भागता है। तभी उसके दरवाजे पर उसका नेबर ब्रैंडन जोर जोर से नॉक करता है और अंदर आने की भीख मांगता है। एडन उसे पहचान लेता है और दरवाजा खोल देता है। ब्रैंडन अंदर आते ही बताता है कि उसके दोस्त ने अचानक उस पर अटैक कर दिया था। घबराहट में वो बाथरूम जाता है और अपने गले के जख्म चेक करता है। एडन को डेंजर का एहसास होता है, इसीलिए वो किचन से एक नाइफ उठा लेता है अपनी सेफ्टी के लिए। उसी वक्त टीवी पर एक जर्नलिस्ट बताता है कि इन्फेक्टेड लोगों के सिम्टम्स क्या हैं, और ये नया पैथोजन सिर्फ खून से नहीं बल्कि काटने और खरोचने से भी फैल रहा है। लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही टीवी का सिग्नल चला जाता है। अब एडन समझ जाता है ब्रैंडन को काटा गया है। वो उसे तुरंत बाहर जाने को कहता है। ब्रैंडन मना करता है, कहता है वो ठीक है। तभी बाहर से इन्फेक्टेड लोग दरवाजा पीटने लगते हैं। एडन देखता है कि ब्रैंडन की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। वो जोर से चिल्लाता है, अभी बाहर निकल जा। मजबूरन ब्रैंडन बाहर जाता है और अगले ही पल इन्फेक्टेड लोग उस पर टूट पड़ते हैं। एडन दरवाजा बंद करके लॉक कर देता है। ये सब देखकर एडन बिल्कुल स्टन्ड हो जाता है। बाद में वो अपने फोन पर सर्वाइवर न्यूज रिपोर्ट सुनता है और अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर लाइन बिजी होती है। जब वॉइस मेल चेक करता है तो उसके पेरेंट्स का मैसेज मिलता है। वो बताते हैं कि वो शेल्टर तक पहुंच गए थे, लेकिन एडन की बहन को साथ नहीं ले जा पाए। मैसेज के एंड में सिर्फ एक बात होती है, अपनी बहन का ख्याल रखना। ये सुनकर एडन बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन खुद को संभालता है। वो डिसाइड करता है कि अगर ये सब कभी खत्म हुआ तो वो अपनी फैमिली से जरूर मिलेगा। वो अपार्टमेंट की दीवारों पर मोटिवेशनल रिमाइंडर्स लिख देता है और मिरर पर दिन गिनना शुरू कर देता है। एक हफ्ते के अंदर एडन अपने अपार्टमेंट को बैरिकेड करना शुरू कर देता है, ताकि वो कन्फाइनमेंट में सर्वाइव कर सके। हर शाम वो अपने कंप्यूटर पर वीडियो रिकॉर्ड करता है और बताता है कि उसका दिन कैसे गुजरा। धीरे धीरे आइसोलेशन उस पर हावी होने लगता है। जब टैप से पानी आना बंद हो जाता है तो वो पैनिक करने लगता है। अपनी रिकॉर्डिंग्स में वो नोट करता है कि उसका फूड स्टॉक खत्म होने वाला है और शायद उसे जल्दी रिसोर्सेज के लिए बाहर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट ने इन्फेस्टेशन के अपडेट्स देना बंद कर दिया है। बाहर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। कुछ दिन बाद जब एडन एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी उसे दरवाजे के पास कोई हरकत सुनाई देती है। वो तुरंत बेसबॉल बैट उठा लेता है। अचानक सीलिंग से एक इन्फेक्टेड औरत नीचे गिरती है। एडन छुपकर सरप्राइज अटैक करता है और एक जोर के वार में उसे खत्म कर देता है। वो समझ जाता है कि और भी इन्फेक्टेड आसपास हो सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना वो बॉडी को बालकनी तक ले जाता है और जहां से वो आई थी उस ट्रैप डोर को बोर्ड से ब्लॉक कर देता है। दिन बीतते जाते हैं और एडन जैसे तैसे जिंदा रहता है। एक दिन जब वो फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर माँ का वॉइस मैसेज होता है। माँ बोलती है कि वो शेल्टर तक पहुंच गए थे, लेकिन एडन की बहन को नहीं बचा पाए। वो एडन को घर पर रहने और बहन से कांटेक्ट करते रहने को कहती है। मैसेज के आखिरी सेकंड्स में बैकग्राउंड में इन्फेक्टेड लोगों के हमले की आवाज आती है और फिर मैसेज कट हो जाता है। ये सुनकर एडन बिल्कुल बिखर जाता है। वो जोर जोर से रोता है और बेड पर गिर जाता है, सोचता हुआ कि ये सब क्यों हुआ। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो बेसबॉल बैट उठाता है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। हॉलवे पूरी तरह इन्फेक्टेड लोगों से भरी होती है। बिल्डिंग अब पूरी तरह लॉस्ट हो चुकी होती है। भागते हुए वो ब्रैंडन को देखता है, अब भी जिंदा लेकिन जमीन पर घिसटते हुए। एडन एग्जिट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से निकलना पॉसिबल नहीं होता। वो जान बचाकर वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है। आखिरी सेकंड में वो अंदर घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, जबकि एक इन्फेक्टेड उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। एडन अपना पूरा वेट लगाकर दरवाजा रोक लेता है। कुछ घंटे बाद पूरा
पूरे शहर में बिजली चली जाती है। अपार्टमेंट अंधेरे में डूब जाता है और एडन अकेला उस अंधेरे के बीच बैठा रह जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं और एडन खुद को बिल्कुल अकेला और थका हुआ महसूस करने लगता है। लोनलीनेस और थकान उस पर इतना भारी पड़ जाती है कि कन्फाइनमेंट के 42वें दिन वो डिसाइड कर लेता है कि अब सब खत्म कर देगा। वो चेयर पर चढ़ने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है। वहाँ एक औरत खड़ी होती है। उस एक पल में एडन को एहसास होता है कि वो जो गलती करने जा रहा था वो सही नहीं है। वो तुरंत चेयर से उतर जाता है और विंडो के पास जाकर उस औरत को देखने लगता है। एडन समझ जाता है कि शायद दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो तुरंत प्लान बनाता है कि उससे कैसे कांटेक्ट करें। जब वो अपनी रिकॉर्डिंग में उस औरत के बारे में बात कर रहा होता है तभी उसके कंप्यूटर की बैटरी खत्म हो जाती है। अगला दिन एडन फिर विंडो पर जाता है। उस औरत को दोबारा देखकर वो जल्दी जल्दी कुछ पेपर शीट्स उठाता है और उन पर लिखकर बात करने की कोशिश करता है। वो औरत अपना नाम बताती है, ईवा। दोनों को एक दूसरे से बात करके बहुत खुशी होती है। जब उन्हें पता चलता है कि दोनों ही अकेला जी रहे हैं तो उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। दोनों अपने अपने अपार्टमेंट्स में बचे हुए खाने और पानी के बारे में बताते हैं। तब एडन को पता चलता है कि ईवा के पास पानी बहुत कम बचा है। एडन तुरंत मदद का प्लान बनाता है और ईवा से कहता है कि कल सुबह मिलने का तरीका सोचते हैं। ईवा खुशी खुशी हाँ बोल देती है। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। ईवा कहती है कि उसे छुपना पड़ेगा। एडन फिर से अकेला रह जाने के डर से घबरा जाता है लेकिन खुद को शांत रखता है। कुछ देर बाद एडन देखता है कि बाहर तेज तूफान शुरू हो रहा है। वो मौका वेस्ट नहीं करता, बालकनी पर जाकर कई कंटेनर्स रख देता है और पानी कलेक्ट करने लगता है। साथ ही बहुत दिन बाद एक लंबी शावर लेता है। एडन ये नहीं जानता कि ईवा उसे देख रही होती है। नेबर्स का ध्यान ना जाए इसलिए ईवा अपने कर्टन्स बंद कर लेती है। अगला दिन एडन ईवा से पूछता है कि रात को क्या हुआ था। ईवा बताती है कि दरवाजे पर एक इंट्रूडर आया था जो तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। अब एडन थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। वो ईवा से कहता है कि कोई बेसबॉल ग्लव जैसी चीज ढूंढ ले ताकि वो उसे कुछ फेंक सके। ईवा स्पोर्ट्स बैट से काम चला लेती है। एडन एक बेसबॉल को रोप से बांधकर ईवा की तरफ फेंक देता है। इससे दोनों अपार्टमेंट्स के बीच एक पतली सी जिप लाइन बन जाती है। ईवा खुशी खुशी पानी की बॉटल्स एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन जैसे ही एडन अंदर जाकर और चीजें लेने लगता है ईवा देखती है कि एडन की बिल्डिंग पर एक इन्फेक्टेड चढ़ रहा है। ईवा के देखते ही एडन उस इन्फेक्टेड का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे खत्म करने की तैयारी करता है लेकिन तभी उसके दरवाजे के पीछे से रेफ्रिजरेटर हिलने की आवाज आती है। एडन घबराकर ईवा को चिल्लाता है, अंदर छुप जा। वो बालकनी का दरवाजा बंद करता है और मेन डोर को रोकने के लिए खुद वहां खड़ा हो जाता है। तभी इन्फेक्टेड बालकनी तक पहुंच जाता है और विंडो पर जोर जोर से ठोकने लगता है। एडन समझ जाता है कि अब उसे खत्म करना ही होगा। वो बेसबॉल बैट उठाता है और सही मोमेंट का इंतजार करता है। जैसे ही इन्फेक्टेड ग्लास तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है और कुछ पल के लिए स्टन्ड होता है, एडन मौका देखकर उसके सर पर बार बार वार करता है। फाइट के बाद एडन अपनी शर्ट देखता है, खून से भरी हुई। वो जल्दी से शर्ट उतार देता है और ईवा को सेफ देखकर थोड़ी राहत महसूस करता है। शाम को मिरर के सामने खड़े होकर एडन खुद से बात कर रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो एक बैकपैक में कुछ सप्लाईज भरता है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। वो हॉलवेज में जाकर ब्रैंडन की बॉडी चेक करता है। एक जेब से उसे कीज मिल जाती हैं। तभी हॉलवे के एंड से 3 इन्फेक्टेड उसकी तरफ आते दिखते हैं। एडन तुरंत जमीन पर लेट जाता है और मरे हुए जैसा एक्ट करता है। इन्फेक्टेड उसके पास से गुजर जाते हैं बिना उसे नोटिस किए, लेकिन एक पल के लिए पलटकर देखते जरूर हैं। एडन घबराकर ब्रैंडन के अपार्टमेंट में घुस जाता है। अंदर एक रूम में उसे एक औरत की बॉडी दिखती है। अपार्टमेंट सेफ लगता है तो वो किचन कैबिनेट्स चेक करता है जहां काफी सारा स्टोर्ड खाना मिल जाता है। उसके बाद उसकी नजर क्लाइंबिंग इक्विपमेंट पर पड़ती है। एडन को याद आता है कि ब्रैंडन माउंटेनियरिंग बिजनेस में था। बेडरूम में जाकर वो एक क्लाइंबिंग पिकैक्स ढूंढ लेता है जो एक अच्छा वेपन बन सकता था। तभी अचानक कोई उसकी तरफ दौड़ता है। एडन उठकर उससे टकराता है और मिरर पर पटक देता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन इन्फेक्टेड उसे पकड़ लेता है। गुस्से में एडन लैंप से उसके सर पर वार करता है लेकिन इन्फेक्टेड नहीं रुकता। वो एडन को बेड पर गिरा देता है और काटने की कोशिश करता है। एडन का सब्र टूट जाता है। वो पिकैक्स उठाता है और उसे खत्म कर देता है। जैसे ही एडन जाने लगता है तभी एक जख्मी औरत होश में आती है और मदद मांगती है, लेकिन एडन अब किसी ट्रैप में फंसने वाला नहीं था। वो पीछे से अटैक करता है और उसे भी खत्म कर देता है। एडन सारी यूजफुल चीजें कलेक्ट करता है और बाहर निकल जाता है। वो चुपचाप मूव करता है ताकि कॉरिडोर्स में बिखरे ज़ॉम्बीज को पता न चले, लेकिन निकलते वक्त एक और इन्फेक्टेड अचानक उसके सामने आ जाता है। एडन भागकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और बिल्कुल लास्ट सेकंड पर दरवाजा बंद कर लेता है। घबराहट में वो अपने खून से सने कपड़े उतार देता है ताकि इन्फेक्शन का रिस्क न रहे। जब उसे पता चलता है कि उस पर एक भी खरोच नहीं है तो उसे बहुत बड़ी राहत मिलती है। फिर वो ब्रैंडन के अपार्टमेंट से मिली चीजें चेक करता है। तब उसकी आंखें चमक
चमक उठती है। उसे 2 वॉकी टॉकीज मिलते हैं। एडन तुरंत डिसाइड करता है कि एक ईवा तक पहुंचाना है। इसके लिए वो रूम के फैब्रिक से एक रोप बनाता है और बालकनी से नीचे उतरने लगता है। जमीन पर उतरते ही एडन चुपचाप मूव करने लगता है। वो गार्डन की दीवारों के पीछे छुपकर चल रहा होता है, इन्फेक्टेड के ग्रुप्स से बचने के लिए, जो नए शिकार की तलाश में घूम रहे होते हैं। वो जल्दी से अपना बैग खोलता है, वॉकी टॉकी निकालता है और ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है। फिर बिना रुके रोप की तरफ भागता है, लेकिन तभी एक नया इन्फेक्टेड ग्रुप सामने आ जाता है। एडन तुरंत रिएक्ट करता है, नीचे वाले फ्लोर की एक बालकनी पर कूद जाता है और अंधेरे में बिल्कुल स्टिल हो जाता है। इन्फेक्टेड उसे नोटिस नहीं कर पाते और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है, एडन रोप के जरिए वापस अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है। अगली सुबह ईवा रेडियो पर उससे कॉल करती है। उसकी आवाज सुनते ही एडन का चेहरा खिल उठता है। वो कहता है कि ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो दोनों थोड़ी देर बात कर सकें। एवा भी वही कहती है। वो बोलती है, थोड़ी देर के लिए अपोकलिप्स को साइड में रख देते हैं, बस नॉर्मल बातें करते हैं। ये सुनकर एडन और खुश हो जाता है। दोनों अपनी हॉबीज, अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं। कुछ रातों के बाद एडन डिसाइड करता है कि बिल्डिंग के आसपास एक्सप्लोर करेगा। वो बाथरूम का हैच खोलता है और पाइप्स के रास्ते नीचे जाने का प्लान बनाता है। पाइप्स के अंदर बहुत बदबू होती है, लेकिन वो अपना फोकस नहीं तोड़ता। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक इन्फेक्टेड की बॉडी से टकरा जाता है, जो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मर चुका होता है। एडन थोड़ा घबराता है, लेकिन आगे बढ़ता है और एक नया हैच खोलता है। नीचे उतरने से पहले अपना बैकपैक फेंक देता है। जैसे ही वो जमीन पर उतरता है, उसकी नजर खून की लकीर पर पड़ती है। वो कर्टन हटाकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पूरा अपार्टमेंट चेक करता है, पर कुछ खास नहीं मिलता। वो अपना बेसबॉल बैट किचन काउंटर पर रख देता है और कैबिनेट्स खोलने लगता है। वहाँ उसे काफी सारा खाना मिल जाता है, कुकीज भी। एडन तुरंत रेडियो पर एवा को बताता है कि उसे क्या मिला है। एवा थोड़ा गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बाहर जा रहे हो रिसोर्सेज ढूंढने? एडन माफी मांगता है और बताता है कि वो पाइप्स के रास्ते गया था, इसलिए कोई इन्फेक्टेड नहीं मिला। वो कहता है कि इतना खाना मिल गया है कि वो दोनों काफी टाइम तक सेफ और ठीक रह सकते हैं। तब ईवा की आवाज बदल जाती है। वो बताती है कि इन्फेक्टेड उसके दरवाजे पर पहले से ज्यादा जोर से ठोक रहे हैं। उसने बेडशीट से रोप बना ली है ताकि नीचे उतरकर एडन के अपार्टमेंट तक पहुंच सके। ये सुनकर एडन घबरा जाता है। वो कहता है, अकेली मत ट्राई करना, पकड़ी जा सकती हो। ईवा कंफ्यूज होकर पूछती है, तू इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? ज़ॉम्बीज़ को अलर्ट हो जाएगा। एडन बताता है कि दरवाजे के सामने रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, इसलिए वो सेफ है। तब ईवा एक बात कहती है जो एडन को फ्रीज कर देती है। रेफ्रिजरेटर तूने नहीं लगाया और ये अपार्टमेंट तेरा नहीं है। उसी पल एडन को समझ आ जाता है वहाँ कोई और भी है। वो तुरंत बाथरूम के दरवाजे को अपने शरीर से रोकता है और कहता है, मुझे बैकपैक लेना होगा। ईवा कहती है, केयरफुल रहना। गुड बाय कहने के बाद एडन दरवाजा खोलता है और क्लोजेट की दीवार में एक होल देखता है। तभी बूढ़ा आदमी एडवर्ड एक मेकशिफ्ट स्पीयर के साथ उस पर हमला कर देता है। एडन ध्यान से देखता है, एडवर्ड इन्फेक्टेड नहीं है। एडवर्ड अपना वेपन नीचे कर देता है। एडन उसे थैंक यू कहता है। एडवर्ड बताता है कि ये अपार्टमेंट उसका नहीं है, वो क्लोजेट में होल बनाकर अंदर आया था। एडवर्ड पूछता है कि एडन किससे बात कर रहा था। एडन झूठ बोल देता है, खुद से। एडवर्ड को शक होता है। वो बताता है कि असली ओनर की लाश कुछ दिन पहले मिली थी। उसने बॉडी को ब्लैंकेट में लपेटकर बाहर रख दिया था। एडवर्ड देखता है कि एडन के पास सिर्फ एक बैकपैक है, इसलिए वो एक्स्ट्रा बैग लाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद लौटकर एडन को स्वीट सर्व करता है। एडन पहले हेजिटेट करता है, फिर खा लेता है। टेस्ट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा होता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। एडवर्ड समझ जाता है कि एडन अपने पेरेंट्स खो चुका है और अभी भी काफी शेकन है। वो कहता है, क्लोजेट से एक ड्रिंक ले आ, थोड़ा बेटर लगेगा। जैसे ही एडन पलटकर मुड़ता है, एडवर्ड उसके ही बेसबॉल बैट से उसके सर पर जोर से वार करता है। एडन जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद एडन को होश आता है। वो आंखें खोलता है और देखता है कि उसके सामने एक इन्फेक्टेड औरत खड़ी है, चीख रही है। एडन घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एडवर्ड से टकरा जाता है। एडवर्ड बताता है कि वो औरत उसकी वाइफ लूसी है। इन्फेस्टेशन शुरू होने के बाद से लूसी ऐसी हो गई है। एडवर्ड का मानना है कि अगर लूसी को इंसान का मांस खिलाया जाए तो शायद वो ठीक हो जाए, इसीलिए वो एक प्रिजनर ढूंढ रहा था। वो एडन से कहता है कि एक दवाई पी ले जो उसे बेहोश कर देगी, ताकि लूसी उसका बॉडी खा सके बिना दर्द के। एडन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि लूसी एक डिग्निफाइड एंड डिजर्व करती है। प्रॉब्लम ये है कि एडवर्ड का दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा होता। वो डिसाइड करता है कि चाहे एडन कुछ भी बोले, वो अपना प्लान पूरा करेगा। तभी बाहर से ईवा की चीखें सुनाई देती हैं। एडवर्ड उसकी तरफ निकल पड़ता है। एडन गुस्से और पैनिक में अपने बंधन तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। एक स्मार्ट मैन्योवर के साथ वो एडवर्ड को धक्का देता है और एडवर्ड सीधा इन्फेक्टेड लूसी की तरफ गिर जाता है। लूसी अपने ही पति पर हमला कर देती है। एडन तुरंत एडवर्ड को बेडरूम में
बंद कर देता है, अपनी चीजें उठाता है और ईवा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रेडियो पर ईवा की आवाज आती है। इन्फेक्टेड उसके अपार्टमेंट में घुस आए हैं। एडन बिना सोचे समझे भागता है, लेकिन रास्ते में एक रूम में घुस जाता है। बालकनी से नीचे देखता है, ईवा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। एडन अपनी बेडशीट से बनी रोप यूज करता है और खुद को ईवा के अपार्टमेंट की तरफ झोंक देता है। जल्दी में वो नीचे गिर जाता है और एक इन्फेक्टेड का ध्यान उस पर चला जाता है। बेसबॉल बैट नहीं मिलती तो जमीन पर पड़ी एक शॉटगन उठाकर वो इन्फेक्टेड को मार देता है, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही डजन्स इन्फेक्टेड उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। एडन पैनिक नहीं करता, वो दौड़ता हुआ ईवा की तरफ बढ़ता है। ईवा ऊपर से शीट्स की रोप नीचे फेंक देती है। एडन चढ़ना शुरू करता है, लेकिन एक इन्फेक्टेड भी उसके साथ चढ़ाता है। इससे निपटने के लिए एडन बालकनी पर जंप करता है और पॉकेट नाइफ से रोप काट देता है। इन्फेक्टेड नीचे गिर जाता है। एडन नीचे के फ्लोर पर पहुंचता है और ईवा को चिल्लाता है, नीचे आ जाओ। ईवा संभल कर नीचे उतरती है और आखिरकार एडन तक पहुंच जाती है। अब दोनों साथ होते हैं। वो निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, इन्फेक्टेड अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। दोनों छुप जाते हैं और पीछे से निकलने का प्लान बनाते हैं। दोनों कॉरिडोर्स में भागते हैं, जबकि डजन्स इन्फेक्टेड उनका पीछा कर रहे होते हैं। स्टेयर्स तक पहुंचकर एडन लॉक तोड़ देता है ताकि इन्फेक्टेड दरवाजा ना खोल सके। होड से बचने के बाद वो ऊपर का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन एक फ्यूरियस इन्फेक्टेड उन पर हमला कर देता है। एडन उस इन्फेक्टेड के साथ स्टेयर से नीचे गिर जाता है। ईवा तुरंत इन्फेक्टेड को खत्म कर देती है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए। बहुत मुश्किल के बाद वो एडन के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फेक्टेड एडन को पकड़ लेता है। ईवा को सेफ रखने के लिए एडन दरवाजा बंद कर देता है। कुछ सेकंड्स बाद वो डेस्परेट होकर अंदर घुस जाता है, रेफ्रिजरेटर को दरवाजे पर धकेल देता है और ईवा को एक मेकशिफ्ट वेपन देता है। वो कहता है, दूर रहना। फिर एडन अपनी कोट उतारता है। ईवा पैनिक कर जाती है जब उसे लगता है कि एडन को काट लिया गया है। एडन भी सोच लेता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो बालकनी रेलिंग पर चढ़ जाता है और ईवा से कहता है, पाइप्स के थ्रू एडवर्ड के अपार्टमेंट जा, वहाँ किचन में खाना होगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी लास्ट शर्ट उतारता है, उसे पता चलता है काट लगा ही नहीं था। वो गहरी सांस लेता है, जिंदा था। दोनों मिलकर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को पकड़कर रोक लेते हैं और उस मोमेंट में बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों मिलकर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को पूरी ताकत से रोकते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस केओस के बीच उन्हें ये एहसास होता है कि आखिरकार वो अकेला नहीं रहे, वो साथ हैं। इस सीन को देखकर एडन को पहली बार थोड़ी राहत महसूस होती है। वो ईवा से कहता है, अब हम दोनों मिलकर इससे लड़ सकते हैं। ईवा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, हाँ, अब अकेलापन खत्म हो गया। और इसी उम्मीद के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।